Hello everyone, this is Tanu Chaudhary and I welcome you to my YouTube channel. So in this video, I will be telling you about the strategy regarding most difficult or I must say the most avoided subject of our CDS journey, that is history. तो ये सब्जेक्ट ऐसा है कि यार हम सारे एस्पिरेंट्स बस सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी या तो ये कंप्लीट हो जाए या हम इसको बस छोड़ ही दें यार कि हमें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत ही वास्ट है, अगेन सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है और क्वेश्चंस वो काफ़ी हद तक ऐसे आते हैं कि यार वो डुएबल ही नहीं होते हैं। कितना भी हम लोग पढ़ लें, कुछ भी मतलब सारी एनसीईआरटीज हम लोग रट लें, बट स्टिल हिस्ट्री का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहता है यार कि मतलब एग्जाम के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं। जैसा साइंस में होता है कि अगर साइंस में आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, सारी एनसीईआरटीज पढ़ी हैं, लेकिन तब उसमें एक श्योरिटी रहती है कि यार इसके क्वेश्चंस हमसे हो जाएंगे एग्जाम के अंदर, बट हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। मतलब आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है यार कि मतलब हम जो है वो मतलब 80% हमारी क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट भी हो जाए एग्जाम में और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से हम लोग पढ़ें, मतलब कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट हम लोग निकाल सकें, कम रिसोर्सेज के साथ में मैक्सिमम आउटपुट हमारा आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो लेट मी टेल यू, जो स्टूडेंट्स या जो एस्पिरेंट्स ये सोच रहे हैं कि यार हम हिस्ट्री को छोड़ के जाएंगे, ठीक है, या फिर सिर्फ मॉडर्न मॉडर्न हम लोग पढ़ लेंगे, तो ये मेरी स्ट्रेटजी होती थी जब मैंने सबसे पहले सीडीएस दिया था कि मैं बस मॉडर्न मैंने पढ़ा और पेपर दे दिया जाके, ठीक है। और वो उस टाइम पे क्लियर भी होता था और अच्छे मार्क्स भी आते थे, कट ऑफ उतनी ज़्यादा हाई नहीं रहती थी, ठीक है। और लेट मी से कि मतलब ये बोलना भी गलत नहीं होगा कि यार आज के टाइम पे पैटर्न तो थोड़ा चेंज हुआ ही है, हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हिस्ट्री को छोड़ के हम लोग जाएंगे या फिर मॉडर्न पढ़ के चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप उन स्टूडेंट से पीछे हो जो सब चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है। कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा फ्री रिसोर्सेज स्टूडेंट्स के पास में आ चुके हैं इस टाइम पे कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ना वो सबका फ़ायदा उठा के और मैक्सिमम अपना इनपुट दे के तब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि उनकी एनर्जी या फिर नॉलेज का लेवल क्या होगा, मतलब कंपैरिजन आपके, अगर आप हिस्ट्री छोड़ के या सिर्फ मॉडर्न पढ़ के जाओगे। तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन मैंने निकाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री प्लस एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल से आपको कैसे निपटना है, ये तीनों या फिर ये सारी चीज़ें आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन दिस वीडियो एंड द स्ट्रेटेजी विच आई हैव फॉलोड, और कैसे मैंने अपनी स्ट्रेटेजी फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में चेंज करी क्योंकि इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी फिर हिस्ट्री की, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप लोग एक कॉपी पेन निकाल लो और जो भी चीज़ें मैं बोल रही हूँ या फिर टॉपिक्स मैं बोल रही हूँ उन्हें लिख लो, ठीक है। अभी इम्पॉर्टेंस किस सब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा है, अगेन मैं बोलूँगी मॉडर्न और एंशियंट में अभी फ़िलहाल कांटे की टक्कर चल रही है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एंशियंट भी जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट हो गई है एज मॉडर्न। पहले मॉडर्न से बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, तो यूपीएससी की नज़र एंशियंट पे बहुत ज़्यादा जा रही है फिलहाल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी आप स्टिल अभी भी जो है वो सबसे पहले मॉडर्न ही पढ़ना, ठीक है। और मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं और ये टॉपिक्स वो हैं जो मतलब एनी हाउ कुछ भी हो जाए ये तो आपको छोड़ने ही नहीं है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो एंड तो उसके लिए मतलब आपको ही एग्जाम में एज मिलेगा। डेफिनेटली आई वोंट से कि मतलब आपका टाइम वेस्ट होगा या वो बेकार ही रहेगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है, बट हाँ ये वाले टॉपिक्स आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं जो मैं आपको बोलूंगी, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। अब इसके अंदर मतलब इम्पॉर्टेंट जो मतलब चीज़ें हैं वो ये हैं कि यार रिवोल्ट जो 1857 वाला हुआ था उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से किसी ना किसी ने वो लीड किया था। तो वो लीडर्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिल्ली से कौन था लीडर, ठीक है, और इस पूरे मूवमेंट का लीडर जो है वो लोगों ने किसे बना लिया था, ठीक है। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि भाई सारे लोगों ने मिलकर किसी एक इंसान को बोला था कि यार आप हमारे लीडर हो, ठीक है। तो वो कौन था, ठीक है। और लखनऊ से कौन था लीडर, और बिहार साइड से कौन था लीडर, ठीक है। और कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पे मतलब ये 1857 का रिवोल्ट नहीं हुआ था, लेकिन उन एरियाज के जस्ट साइड वाले एरिया के अंदर ये रिवोल्ट एकदम पीक पे था। तो ये वाला क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा है, ऐसे 4 एरियाज के नाम उन्होंने दिए थे और पूछ लिया था कि यार इन मतलब चारों में से कौन से 2 एरियाज ऐसे थे जहाँ पे 1857 का रिवोल्ट उतना ज्यादा मतलब हाइपर नहीं था। तो ये चीजें ध्यान से पढ़नी है आप लोगों को, ठीक है। तो 1857 का रिवोल्ट हो गया, फिर उसके बाद में आता है आईएनसी का फॉर्मेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन, ठीक है। और
इसके फॉर्मेशन के बाद में इसकी मीटिंग्स होती हैं, और फॉर्मेशन के अंदर भी बहुत ही मेन रोल किसी ने निभाया था, तो वो कौन था? पहली मीटिंग कहाँ पे होती है, कितने लोग उसमें आए होते हैं, उसका प्रेसिडेंट कौन होता है, ठीक है। और आईएनसी के जितने भी मेन मेन चीजें हुई हैं, जैसे कि सूरत स्प्लिट हो गया हमारा, ठीक है, ये जो ऐसे ऐसे जो इवेंट्स हुए हैं, ये नागपुर सेशन हो गया हमारा, और एक सेशन हुआ था जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार कुछ इंडिपेंडेंस के बारे में कुछ बोला था, ठीक है। तो ये जो मेन मेन मतलब ऐसे हेडलाइन हम लोग बोल सकते हैं, ऐसे हेडलाइन जो चीजें हुई है ना किसी किसी सेशन के अंदर, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, वो सारे ही पढ़ने हैं रिलेटेड टू आईएनसी, ठीक है। फिर उसके बाद में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट एरा आता है, तो ये भी आप लोगों को पढ़ना है, और इन दोनों के मेंबर्स, ठीक है, मॉडरेट्स के मेंबर्स और एक्सट्रीमिस्ट के जो भी मेंबर्स रहे हैं, क्योंकि इस पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि मतलब लिस्ट ही थी, उसके अंदर भी 4 नाम थे, और पूछ लिया था कि इसमें से कौन जो है वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर नहीं है। तो ये बहुत ध्यान से आपको पढ़नी है ये वाली लिस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है स्वदेशी मूवमेंट, अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्वदेशी मूवमेंट। इसके लीडर्स कौन कौन थे, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, जब ये स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे इंडिया के, ठीक है। या फिर उस टाइम पे वाइसरॉय बनते भी थे या नहीं बनते थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से आप लोगों को पढ़नी है। फिर आता है गांधीयन एरा, ठीक है। अब गांधीयन एरा जो है, जब से गांधी जी इंडिया में मतलब आए थे, उसके बाद में कुछ कुछ इवेंट हुए, जब से वो फेमस हो गए, उसके बाद से लेके इंडिपेंडेंस तक वो गांधीयन एरा ही है। तो वो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फेज है, स्पेशली जब उन्होंने वो सारे मूवमेंट किए थे। फॉर एग्जाम्पल एनसीएम उन्होंने किया, सिविल डिसोबीडियंस उन्होंने किया, सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ प्रैक्टिस किया, ठीक है, इंडिया के अंदर आके उनकी जो थोड़ी सी पॉपुलैरिटी थी वो कहाँ से बढ़नी स्टार्ट हुई। तो ये सारी चीज़ें गांधी जी के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है साइमन कमीशन, देन नेहरू रिपोर्ट एक आती है, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस बता ही दिया है मैंने। और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन 1920s, ठीक है, उस टाइम पे बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज हमारे मतलब ऐसे हाइपर हो रहे थे या फिर एक्टिव हो रहे थे। तो कौन सी ऐसी एक्टिविटी उस टाइम पे हो रही थी, और मतलब जो बहुत ज़्यादा फेमस रही हैं, ठीक है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू द बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये रही हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की बात। अब इसके अंदर मतलब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक स्केल होता है कि यार चीज़ें जो है 1857 से स्टार्ट होती हैं और उसके बाद में चलते जा रही हैं, चलते ही जा रही हैं, तो वो मतलब एक टाइमलाइन याद होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें हमें डेफिनेटली याद हो जाती हैं अगर टाइमलाइन हमें याद हो, तो मैं आपको बोलूँगी कि ना एक टाइमलाइन बना के ही आप लोग पढ़ो ये चीज़ें, ठीक है। 1857 के बाद में टाइमलाइन बनाओ, हाँ भाई, कि 1905 में कुछ तो हुआ था, ठीक है, 1911 में कुछ हुआ था, 1916 में कुछ हुआ था, ठीक है, कोई पैक्ट वगैरह हुआ था, है ना। तो एक है ना सॉरी, एक टाइमलाइन बनाओ और उसी के हिसाब से पढ़ो, इससे रिवीजन में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, प्लस चीज़ें जो है वो मेमोरी में रिटेन बहुत टाइम तक रहती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारी आती है एंशियंट हिस्ट्री। अब एंशियंट हिस्ट्री को मैं अगेन बोल दूं कि यार इसकी इंपॉर्टेंस पिछले कुछ टाइम में पिछले 4 अटेम्प्ट से या 5 अटेम्प्ट से हम लोग बोल सकते हैं, स्पेशली 4 से, कि थोड़ी बढ़ गई है। और क्वेश्चंस जो है वो एंशियंट हिस्ट्री से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आने लग गए हैं आजकल, ठीक है। सीडीएस 1 2024 वाला पेपर देखना जाके, मतलब उसमें तो एनसीईआरटी से भी कुछ नहीं आया था, उसमें तो वो यूपीएससी के लिए जो बुक्स होती है ना ऑप्शनल की, वहाँ से क्वेश्चंस आए हुए थे। तो काफ़ी हद तक टफ क्वेश्चंस आते हैं, बट हाँ अगर आपने अपना मतलब अपनी साइड से अपना होमवर्क पूरा किया है और पूरी मेहनत करी है, तो अगर वो वाले क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं तो किसी से नहीं होंगे, ठीक है। ऑब्वियसली मतलब कोई एक इंसान होगा या फिर वो वाले लोग ही होंगे जो बस यूपीएससी के लिए पढ़ रहे होंगे और ऐसी टेस्टिंग के लिए उधर आगे होंगे, सीडीएस के लिए, तो मतलब उनसे वो हो जाएंगे, बट मैक्सिमम पॉपुलेशन तो वो नहीं है ना, मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो डिफेंस वाली ही है वहाँ पे, तो वो उनसे नहीं होंगे, तो कट ऑफ उतना ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, सिंपल। तो एंशियंट हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऑफ कोर्स। इसके अंदर जितनी भी साइट्स हैं, एनसीईआरटी के अंदर पूरा एक मैप है, ठीक है, उस मैप के अंदर लोकेटेड है कौन सी साइट इंडिया में थी, कौन सी बाहर थी। तो वो बहुत अच्छे से पढ़ना यार, मतलब अभी कुछ मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि 3-4 नाम दिए हुए थे साइट्स के, और सिंपली यही पूछ लिया था यार कौन सी इंडिया में, कौन सी बाहर है, या कौन सी हड़प्पन सिविलाइजेशन की है, कौन सी मोहनजोदारो की है। अब इसमें कोई इंडिया में है या बाहर है ये तभी पता लगेगा अगर आपने मैप बहुत अच्छे से देखा होगा, तो उस मैप को स्टडी करना है बहुत अच्छे से, ठीक है।
फिर उसके बाद में आती है हमारी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अगेन यार ये तो टॉपिक ऐसा है ना कि मतलब यूपीएससी को ना ऐसे अंदर से पता नहीं कुछ हो जाता है अगर वो बुद्धिज्म या जैनिज्म में से कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। मतलब उन्हें अंदर से दिक्कत होने लगती है कि यार ये क्यों नहीं पूछा हमने इस बार। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है मौर्यन एम्पायर हमारा। फिर संगम एज आती है। संगम एज, अगेन संगम एज से पता नहीं पिछले कुछ टाइम से फोकस बढ़ गया है यूपीएससी का इस पे, और बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इससे भी क्वेश्चंस जो हैं कुछ वो डायरेक्टली ऐसे नहीं आ रहे हैं, वो टर्म वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि उनकी टर्म्स जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती थी एज पर कि अगर हम नॉर्दर्न इंडिया का देखें तो वहाँ की वो टर्म पूछ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल उर क्या होता था उस टाइम पे, ठीक है। तो ये आपको जनरली पता नहीं होगा अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा ना डीपली उनकी टर्म्स को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो जो ऐसे वाले टर्म वाले जो क्वेश्चंस हैं तो वो आप लोगों को ज़रूर देखना है वहाँ पे, ठीक है। और उसमें भी जो उनके मिनिस्टर्स होते थे उनको मतलब वहाँ पे क्या बोलते थे, मतलब जो संगम एज के टाइम पे चोला एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर पांड्या है, फिर चेरा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे क्या बोलते थे। और उनके यहाँ पे जो ट्रेड था, ट्रेड हम लोग बोल सकते हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, क्योंकि फॉरेन ट्रेड भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता था। तो वो कौन सा देश था या कौन लोग थे जिनके साथ में फॉरेन ट्रेड होता था, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी है। और उनके सिंबल्स क्या थे, कैपिटल्स क्या थी, चोला, चेरा और पंड्या, इन तीनों के स्पेसिफिक पोर्ट्स जो थे वो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कौन से थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़नी है। और हाँ, इनका ना आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन भी संगम एज के अंदर बहुत ज़्यादा रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। कुछ तो एक यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंदर भी मेंशन है, तो वो चीज़ें भी आपको पढ़नी है, ठीक है। आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस और इनके जो पोर्ट्स हैं वो, इनकी कैपिटल है वो, और हाँ फॉरेन ट्रेड है वो, और फॉरेन ट्रेड के अंदर मैक्सिमम जो चीज़ें जो सप्लाई होती थी वो क्या थी, तो वो चीज़ें भी आपको पढ़नी है। और फिर हमारे आते हैं सातवाहनास और वाकटक, ठीक है। अब सातवाहना पे देखो ऑलरेडी क्वेश्चंस आया हुआ है, क्योंकि ये एज आंध्राज कहीं पे तो मेंशन है, तो वो मतलब अब सातवाहना पे जो है यूपीएससी का थोड़ा सा मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ ध्यान है इधर, तो आप लोगों को ना और चीज़ें भी पढ़नी है इनके बारे में। इनका फर्स्ट रूलर या फिर लास्ट रूलर, ठीक है, इनका मोस्ट फेमस रूलर, कोई इंस्क्रिप्शन अगर यहाँ पे है तो वो वाला रूलर इनका। और हाँ मैट्रिलीनियर थे कि नहीं थे, क्योंकि इनका एक रूलर है जिसका नाम है गौतमी पुत्र सत्यकर्णी। अपनी माँ के नाम पे उसका नाम उसने रखा हुआ है, तो क्या ऐसा था कि यार यहाँ पे मतलब फीमेल डोमिनेटेड कुछ था। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे कुछ कुछ डायनेस्टीज आती हैं, या फिर जैसे वाकाटक हो गए, ठीक है। तो वाकाटक जो है या फिर ऐसे ही कुछ और डायनेस्टीज जो है ना, उनके बारे में ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, बट उनका फर्स्ट रूलर और ऐसे लास्ट रूलर पढ़ लेना है, ठीक है। कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन अगर किसी का रहा है तो बस वो देख लेना है, ठीक है। वरना फर्स्ट रूलर और मतलब फाउंडर हम लोग बोल सकते हैं, और लास्ट वाला रूलर आपको देख लेना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। और इसके अलावा आपको क्या चीज़ें करनी है हिस्ट्री के लिए। हाँ टाइमलाइन आई हैव ऑलरेडी मेंशन। हाँ एंशियंट हिस्ट्री का सोर्स, यार एंशियंट हिस्ट्री का सोर्स जो मैं बोलूँगी ना आपको सबसे अच्छा है, दैट इज़ लूसेंट, ठीक है। आप लूसेंट को निकाल के उसमें ना मतलब ऐसे आईवीसी वगैरह के तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे फैक्ट्स दिए हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो फाइंडिंग्स वगैरह है ना बहुत ही अटपटी फाइंडिंग्स पूछने लगे हैं। सीएपीएफ के अंदर पूछा हुआ था अभी लास्ट वाला जो सीएपीएफ था उसके अंदर पूछा था कि वॉस बेसिन कहाँ पे मिला है। तो यार अब बेसिन तो यार एनसीईआरटीज में तो कहीं पे मेंशन ही नहीं है, ठीक है। बट वो उसके अंदर शायद मैंने कहीं देखा था कि मेंशन था। तो आप लोगों को ना लूसेंट लेके चलनी है, और लूसेंट प्लस यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब से मतलब लेक्चर्स तो सारे मिल जाएंगे, प्लस लूसेंट से आपके सारी चीज़ें जो है वो याद हो जाएंगी फैक्चुअल फॉर्म के अंदर। फिर ये दोनों हमारे कंप्लीट होता है। और अब हमारी आती है मिडीवल हिस्ट्री, ठीक है। अब मिडीवल को मैं ऑलरेडी बोलूँगी कि यार इसको छोड़ दो, और मतलब उतना ज़्यादा इसका ना आउटपुट रेशो नहीं है जितना आप इनपुट दोगे इसके अंदर। और इसमें डायनेस्टीज़ बहुत सारी हैं, लोग बहुत सारे हैं, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे हौच पौच वाली है हमारी मिडीवल हिस्ट्री जो है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ योद्धा ऐसे आएंगे कि नहीं भाई हमें तो मेडिवल भी पढ़ के जानी है और हमें उसके भी ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जाननी है, ठीक है। तो उनके लिए मैं बोल दूँ कि उनके लिए सिंपल चीज़ ये है कि आप लोगों को अगेन अभिषेक श्रीवास्तव सर की एक वीडियो है, एक मैराथन वीडियो है, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने पूरे स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो है वो मिडीवल पढ़ाया हुआ है, और उसकी ना जो पीडीएफ है मतलब स्लाइड्स हैं उसके अंदर लगभग 450 या 500 के आसपास में स्लाइड्स होंगी जो पीडीएफ है वो। तो वो पीडीएफ भी फ्री ही अवेलेबल है,
तो आप उसको जाके डाउनलोड करो और उनका या तो पूरा लेक्चर देख लो पहले, या फिर डायरेक्ट आप पीडीएफ भी पढ़ सकते हो। तो वो पीडीएफ पढ़ के चले जाना, अगर क्वेश्चन बनने होंगे तो उसी से बन जाएंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं है। ऑब्वियसली अगर इससे ज़्यादा आपने किया तो टाइम वेस्ट होगा बिल्कुल, क्योंकि और ज़्यादा अच्छे इनपुट आउटपुट रेशियो वाले सब्जेक्ट हमारे पास हैं, जैसे कि साइंस, तो आप वहाँ अपना टाइम दे सकते हो, ठीक है। जो जो टॉपिक्स मैंने बोले हैं वो तो मस्ट डूएबल हैं, ठीक है, वो तो करने ही करने हैं आपको। और इसके अलावा भी आप कुछ अगर पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली आप पढ़ सकते हो। वो एक आपको अपर हैंड ही देगा, ठीक है, वो आपको एक एज मिलेगी एग्जाम के अंदर। बाकी पूरी एक जीएस स्ट्रेटेजी की वीडियो मैं लेके आने वाली हूँ विद इन 1 वीक। और आई होप कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी। एंड प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू द स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस 1 2026। टाइम बहुत कम है यार, और डेफिनेटली मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से लगना पड़ेगा, क्योंकि देखो एग्ज़ाम उतना टफ नहीं है, बट हाँ डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो हमारी वो कुछ भी कर सकती हैं, वो सारा टाइम जो है वो खा सकती हैं अगर हम लोगों ने फोकस नहीं किया। तो डेफिनेटली टाइम कम है, बट अगर आप लोगों ने 100% दिया अपना और फुल फोकस के साथ आप लोग लगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम। और फिर मुझे बताना आगे कि हाँ यार दीदी या फिर मतलब मैम, आपकी वीडियो ने हमारी बहुत हेल्प करी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो in which I will be explaining about full GS strategy. Till then, take care, bye bye, thank you and Jai Hind.